हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ सोनेट नंबर 55, नॉट मार्बल नॉर द जिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। ओके, तो ये जो सोनेट है ये फेयर यूथ ग्रुप का हिस्सा है। एक्चुअली शेक्सपियर ने टोटल 155 सोनेट्स लिखा था। इसको हम लोग 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला 126 सोनेट्स को, यानी सोनेट नंबर 1 से लेकर सोनेट नंबर 126 को हम लोग फेयर यूथ ग्रुप में डालते हैं। 127 से लेकर के 152 नंबर सोनेट्स को हम लोग डार्क लेडी ग्रुप ऑफ सोनेट्स में गिनते हैं। और जो आखिरी 2 सोनेट्स है 153 एंड 154, ये दोनों को बोला जाता है क्यूपिड ग्रुप ऑफ सोनेट्स, क्योंकि ये लास्ट 2 सोनेट शेक्सपियर ने लव गॉड क्यूपिड का उद्देश्य में लिखा हुआ था। अब सोनेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइम स्कीम क्या है, थीम क्या है, किस किस तरह का होता है, ये सारा डिस्कशन मैंने अपना 65 नंबर सोनेट का एक्सप्लेनेशन वीडियो में किया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा वहाँ से। मेरा चैनल में प्लेलिस्ट है शेक्सपियरियन सोनेट्स, वहीं जाके आपको बाकी और भी फेमस शेक्सपियर के सोनेट का भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जैसे सोनेट 18, 130, 154, 116, डिफरेंट जो भी इंपॉर्टेंट है सारा का मिल जाएगा। और वहीं से आपको 65 भी मिल जाएगा। 65 में जाकर के आपको पूरा सोनेट का बारे इंट्रोडक्शन डिटेल सारा पता हो जाएगा, तो प्लीज़ चेक आउट दैट। तो ये जो सोनेट है सोनेट नंबर 55, ये फेयर यूथ सीरीज़ में पड़ता है। जो फेयर इसमें सोनेट में शेक्सपियर ने क्या किया है, जो अपना जो फेयर यूथ है, यानी एक यंग ब्यूटीफुल फ्रेंड, मेल फ्रेंड जो शेक्सपियर का था, उसके प्रति अपना जो डीप इमोशन या ट्रू लव है वो उन्होंने व्यक्त किया है। और उन्होंने ये समझाने का कोशिश किया है कि कितने राजा महाराजाओं ने अपने पैलेस, अपने लिए बड़ा बड़ा मूर्ति, अपने लिए बड़ा बड़ा स्कल्पचर तैयार किया कि वो टाइम को भेदते हुए आगे चलेंगे। हमेशा हमेशा के लिए उनका जो मेमोरी है वो वर्ल्ड में रखा जाएगा। लेकिन टाइम और डेथ, ये दोनों ने किसी भी राजा महाराजा कोई भी चीज़ को हमेशा इमॉर्टलिटी प्रदान नहीं किया। टाइम का और डेथ का क्रूएल्टी के आगे कोई ना टिक पाया, चाहे वो कितना भी ब्यूटीफुल हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी पावरफुल राजा महाराजा क्यों ना हो। लेकिन पोइट का जो बिलवेड है, जो लव, जो फेयर यूथ जिससे वो प्यार करते हैं, उनको वो इमॉर्टलिटी दे के जाएंगे। कैसे? अपना पोएम के थ्रू, अपने राइम के थ्रू। ये है मूल जो भाव, मूल विषय जो है सोनेट 55 को यही है। आइए अब लाइन बाय एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं, तब एकदम क्लियरली हम लोग को सारा चीज़ अच्छे से डिटेल से पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर मार्बल नॉर द चिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। तो ना ही तो मार्बल और ना ही तो कोई गिल्डेड भी बोल सकते हैं, जिल्डेड भी बोल सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स यानी जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा बड़ा आपका बिल्डिंग किस्म का चीज़ होता है, जो किसी का मेमोरी में बनाया जाता है। ठीक है, जनरली पिछला ज़माना में जो राजा महाराजा होते थे, या उनका स्मृति में, उनका मेमोरी में एक बहुत ही अच्छा आलिशान बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट बनाया जाता था। तो गिल्डेड यानी कि डेकोरेटेड विद गोल्ड और एनी अदर वेरी वैल्यूएबल, वेरी एक्सपेंसिव ज्वेलरी। ठीक है, तो उससे गिल्ड करना, उससे कवर करना, उससे डेकोरेट करना, इसको बोला जाता है गिल्डेड। तो ना ही तो मार्बल और ना ही तो कोई भी गिल्डेड मॉन्यूमेंट ऑफ प्रिंसेस, मतलब राजा महाराजाओं का ये जो मार्बल का मॉन्यूमेंट है या फिर जो गिल्डेड मॉन्यूमेंट है, ये नहीं आउटलिव कर सकेगा। आउटलिव यानी कि लिव बियॉन्ड समथिंग, मतलब कोई चीज़ को पार करके ज़िंदा रहे या हमेशा हमेशा के लिए टिके रहना। तो ये एक चीज़ से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। किस चीज़ से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा या किस चीज़ को पार करके ज़िंदा नहीं रख सकेगा? दिस पावरफुल राइम यानी ये जो पोएम है, ये सोनेट 55, इसी को पोएट समझा रहे कि ये मैंने जो पावरफुल राइम लिख दिया है, इससे ज़्यादा दिन तक टिकेगा कोई नहीं। ना तो कोई मॉन्यूमेंट टिकेगा, ना कोई राजा महाराजाओं का गिल्डेड कुछ मेमोरियम टिकेगा, कुछ नहीं टिकेगा। ठीक है, क्यों नहीं टिकेगा? Because all this marble monuments and all the gilded everything structure, they will be destroyed by time and death. वो लोग क्या होंगे? वो अगर कोई इंसान हो तो वो डेथ उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर कोई चीज़ हो, जैसे मॉन्यूमेंट मार्बल को भी बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर चीज़, उसको टाइम डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन मेरा है राइम पावरफुल है। क्यों वो पावरफुल है? क्योंकि वो इंसान का मन में, इंसान का मेमोरी में जनरेशन बाय जनरेशन चलता आएगा। उसको कोई नहीं मार सकेगा, ना उसको टाइम मार सकेगा, ना उसको डेथ मार सकेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ पावरफुल। और इसीलिए वो मेरा राइम जितना दिन जिंदा रहेगा, उससे ज़्यादा दिन तक तो कोई चीज़ टिका रह ही नहीं सकता। ओके, बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स। यू मतलब यहाँ फेयर यूथ का बात कर रहे हैं, पोएट स्पीकर यहाँ पे शेक्सपियर, यहाँ पे अपना जो बिलवेड है फेयर यूथ का बात कर रहे हैं कि तुम लेकिन शाइन करोगे। ओके, यू विल शाइन
किससे ज़्यादा? मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स यानी ये मैंने जो लिख गया, ठीक है, मैंने अपना पोएट्री में जो भी लिख के गया है, मैंने अपना जो भी कविताएं लिखी है, इसमें तुम बहुत ज़्यादा शाइन करोगे. ओके, वाई? बिकॉज माई पोएम्स विल बी रिमेंबर्ड, माई पोएम्स विल बी रेड फॉर जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स. ओके, तो तब तक तुम याद किए जाओगे. Than unswept stone besmeared with sluttish time. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पावरफुल लाइन है. Than unswept stone. unswept मतलब जिसको स्वीप नहीं किया गया, जिसको झाड़ू मार करके क्लीन नहीं किया गया. ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा आपका मॉन्यूमेंट होता है या बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसको हमेशा से बहुत केयर लिया जाता है, उसमें हमेशा झाड़ू पोछा एकदम पूरा साफ़ सफाई एकदम उसको क्लीन रखने के लिए, ठीक है, उसका एकदम शाइनिंग, उसका ब्यूटी इंटैक्ट रखने के लिए किया जाता है. लेकिन ये कब तक किया जाता है? जब तक उसका वैल्यू रहता है, जब तक उसका इम्पोर्टेंस रहता है. टाइम का साथ साथ, ठीक है, जब उसको धीरे धीरे उसका इम्पोर्टेंस लोगों के लिए कमने शुरू होता है, जब आदमी उसको धीरे धीरे भूलना शुरू करते हैं, तब और उसका उतना केयर नहीं लिया जाता. तब क्या होता है? तब उसमें वापस से गंदगी पड़ना शुरू हो जाता है, तब उसमें वापस धूल मिट्टी का परत जमना शुरू हो जाता है. ठीक है, तब और कोई उसमें झाड़ू लगाने, तब और उसमें कोई साफ़ सफाई करने नहीं आता है. ओके, तो अनस्वेप्ट स्टोन्स. ओके, अनस्वेप्ट स्टोन बिस्मेयर्ड विथ मतलब कवर्ड विथ. ठीक है, एकदम चारों तरफ से लिपटा हुआ. ठीक है, जैसे ऐसा लग रहा है कि उसमें जो गंदगी है, जो धूल है, वो पूरा एकदम चारों तरफ से उसको घेर लिया है उस स्टोन को. ठीक है, विथ स्लटिश टाइम. यही सबसे मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसको क्या घेर लिया है? धूल मिट्टी और भी मतलब जो भी पुराना होने की वजह से जो भी एक तो रंग मैला हो जाता है, वो सब तो है ही है. लेकिन सबसे ज़्यादा उसको कौन घेर के रखा है? टाइम घेर के रखा है. ठीक है, कौन उसको अपने गिरफ्त में ला लिया है? कौन उसको पूरा दुनिया से अलग कर दिया है? कौन उसको ब्यूटी, ग्लोरी, शाइन ये सब से अलग कर दिया है? टाइम. ओके, और यहाँ पे टाइम को स्लटिश बोला जा रहा. स्लटिश एक्चुअली यहाँ पे इसका एक्चुअल जो लिटरल अर्थ होता है वो है लाइक अ होर. ओके, और लाइक अ लिबर्टाइन. ठीक है, मतलब जो बहुत ही उचित व्यवहार नहीं करता, जिसका जो बिहेवियर है that is obviously not righteous, that is quite libertine और quite licentious behavior. ठीक है, होर जैसा. हाँ, यहाँ पे एक सेक्सुअल कोड का भी बात आ जाता है. अनप्रॉपर बिहेवियर करने वाला, ठीक है, थोड़ा सा इमोरल बिहेवियर करने वाला. तो यहाँ पे टाइम को ऐसा नेगेटिव में काहे दर्शाया गया है? क्योंकि टाइम भी तो एक तरीके से इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहा है ना. टाइम भी तो एक तरीके से अनजुडिशियस ट्रीटमेंट कर रहा है. किसका? ये सारा कायनात में जितना भी सारा फिजिकल वर्ल्ड का चीज़ है, सारा चीज़ के साथ टाइम भी तो ऐसा ही डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर कर रहा है कि उसको उसका ग्लोरी को हटा दे रहा है, उसका शाइन को हटा दे रहा है. दैट इज़ वाई टाइम इज़ कॉल्ड स्लटिश टाइम. ओके, एक तरीके से टाइम का ह्यूमिलिएशन है. When wasteful war shall statues overturn. जब वेस्टफुल यानी कि सारा कोई चीज़ को वेस्ट कर देने वाला, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड इन वॉर्स. ठीक है, युद्ध में बहुत चीज़ों का बर्बादी होता है, इंसान का जान का भी बर्बादी होता है और बहुत सारा फिजिकल गुड्स का भी, जैसे घर बार आप समझ लीजिए, धन दौलत समझ लीजिए, या जो भी कुछ बड़ा बड़ा अच्छा चीज़ रहता है पूरा उसको लूट लिया जाता है. राजमहल हो चाहे घोड़ा गाड़ी, सब चीज़ को लूट लिया जाता है. तब तहस नहस बर्बाद हो जाता है पूरा ज़िंदगी, पूरा एक शहर. तो इसीलिए इसको वेस्टफुल वॉर बोला गया है. तो व्हेन वेस्टफुल वॉर शैल स्टैचूज ओवरटर्न मतलब पलट देना. ठीक है, उसको कैप्साइज कर देना. ठीक है, उल्टा कर देना, तबाह कर देना. तो जब स्टैचू को, चाहे कितना बड़ा बड़ा स्टैचू हो, चाहे कितना महंगा, कितना आलीशान स्टैचू ही क्यों ना हो, जब वार होता है, जब युद्ध होता है, तब सब सुंदर सुंदर चीज़ उलट जाता है, उसको तबाह कर दिया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या तो उसको ले करके चुरा करके लेके चल जाया जाता है. वो मिसप्लेस्ड हो जाता है. दैट इज़ मिसप्लेस्ड, दैट इज़ डिसप्लेस्ड, दैट इज़ डिसरेस्पेक्टेड. ओके, एंड ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मेसोनरी. मेसोनरी मतलब होता है कि द क्राफ्ट्समैनशिप. ठीक है, कला. किस चीज़ का कला? कि स्टोन से कोई भी आर्किटेक्चर को बनाने का कला. द आर्ट और द स्किल ऑफ बिल्डिंग एनी स्ट्रक्चर यूजिंग स्टोन्स. ठीक है, भारी भारी पत्थर को काम में लगा के, उस दिन पहले ज़माने में जनरली पत्थर, बहुत भारी भारी पत्थर को यूज़ करके बहुत हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर बनाया जाता था. क्यों? क्योंकि ये माना जाता था बिकॉज स्टोन इज़ वेरी पावरफुल, स्टोन इज़ वेरी सॉलिड,
इसी वजह से वो जल्दी डीके नहीं होगा, ठीक है, वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो अगर स्टोन से कोई मॉन्यूमेंट बनाएंगे तो बहुत दिन तक वो टिका रहेगा, एकदम अच्छा हालत में टिका रहेगा। ओके, इसलिए तब मैसोनरी बहुत फेमस था, स्टोन का क्राफ्ट्समैनशिप बहुत फेमस था। तो शेक्सपियर बोलना चाहे जितना भी बढ़िया स्टोन से, जितना भी बढ़िया क्राफ्ट्समैनशिप वाला से तुम बनवा लो ना क्यों, ठीक है, चाहे दुनिया का सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट मैसोन से भी, सबसे बेस्ट स्किलफुल आदमी से भी तुम सबसे बढ़िया स्टोन दे के भी बना लो, वो भी एक ना एक दिन टाइम का किरत में आएगा। यहाँ भले उतना जल्दी नहीं आएगा, भले 50-60 साल में नहीं वो उसका कुछ होगा, लेकिन 500, 1000, 1500, 2000 साल में एक ना एक टाइम आएगा जब वो भी दैट विल ऑल्सो टर्न इनटू डस्ट। ओके, कोई नहीं बच सकता टाइम से। और ये किस वजह से मतलब हो जाएगा, मतलब ये जो रूट आउट होगा, रूट आउट मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना, इरेडिकेट करना, टोटली एनाइहिलेट करना, डिस्ट्रॉय कर देना। किससे डिस्ट्रॉय होगा? ये बड़ा बड़ा मैसोन का काम, ठीक है, ये बड़ा बड़ा स्टोन का स्ट्रक्चर किस चीज़ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? ब्रॉयल से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ब्रॉयल यानी होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, जैसे वॉर, युद्ध होता है, जैसे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, ठीक है, जब बाहर का कोई कंट्री हमला कर देता है, दैट इज़ वॉर। ओके, और ब्रॉयल जनरली वॉर से थोड़ा छोटा लेवल का होता है, वो होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, जैसे सिविल वॉर हो गया, जैसे एक देश का ही अंदर अगर कोई दंगा फसाद हो गया, कोई बड़ा झमेला हो गया, कोई मार काट हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग ब्रॉयल बोलते हैं, सिविल वॉर या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर रिवोल्ट, रिवेलियन, इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ से क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा मैसोनरी का काम भी तबाह हो जाएगा। ओके, नॉर मार्स हिज स्वॉर्ड नॉर वर्स क्विक फायर शैल बर्न। अब जो मार्स है ये एक्चुअली एक ग्रीक गॉड है, इनको युद्ध का देवता माना जाता है। मार्स इज़ कंसिडर्ड द गॉड ऑफ वॉर। ओके, तो मार्स का भी जो तलवार है वो भी जब काम नहीं करेगा, ठीक है, मार्स का तलवार काम नहीं करने का मतलब है जो जो भयंकर, मतलब सबसे जो डिस्ट्रक्टिव भी वॉर है, ठीक है, वॉर ऑन इट्स हाईएस्ट लेवल, उतना एट्रॉसिटी, उतना दहशत फैला देना, वॉर भी, युद्ध भी अपना बर्बादी से तुमको टच नहीं कर सकेगा। किसको टच नहीं कर सकेगा? फेयर यूथ का ब्यूटी को, फेयर यूथ का लवलीनेस को नहीं टच कर सकेगा। और कौन नहीं टच कर सकेगा? नॉर वॉर्स क्विक फायर। वॉर की वजह से जो जल्दी जल्दी जो आग फैलता है, ठीक है, अब यहाँ आग मतलब हम लोग दोनों सेंस में समझ सकते हैं। वन इज़ द रियल फिजिकल फायर, जो सचमुच का आग होता है, जो सब कुछ जला देता है, और एक और आग मतलब हिंसा का आग। ओके, दैट इज़ अ मेटाफोरिक फायर। ओके, दैट इज़ अ सिम्बॉलिकल फायर, मतलब जो एक हिंसा का वातावरण चारों तरफ हो जाता है, ठीक है, एनवायरनमेंट ऑफ पीसलेसनेस, ठीक है, एन एनवायरनमेंट फुल ऑफ टेंशन, फुल ऑफ ट्यूमल्ट, फुल ऑफ अनस्टेडीनेस। तो ये जो माहौल चारों तरफ हो जाता है, ये भी एक तरीके से हिंसा का आग है, और ऊपर से जो सचमुच का आग या सचमुच का तबाही है। तो दोनों ही तुमको नहीं छू सकता, ठीक है, ना तो मार्स का तलवार तुमको छू सकता है, ना तो युद्ध का आग तुमको छू सकता है। कोई कंडीशन में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ओके, द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी क्यों नहीं बिगाड़ सकेगा? क्योंकि तुम्हारा जो मेमोरी है वो दैट इज़ नॉट डेड, दैट इज़ एज लिविंग एज यू। तुम ये फेयर यूथ के बारे में बोला जा रहा है कि फेयर यूथ का जो रिकॉर्ड ऑफ मेमोरी रहेगा, फेयर यूथ का जो आदमी आगे चल के उसका फेयर यूथ के बारे जानेंगे, वो उसको उतना ही लिविंगली जानेंगे जैसे कि वो सचमुच में प्रेजेंट है उन लोगों के सामने। जैसे ये रीडर्स के लिए बोला गया है, जैसे हम लोग, आप लोग जो पोएम रीड कर रहे हैं, शेक्सपियर का जो पोएम पढ़ रहे हैं, ये जो सोनेट पढ़ रहे हैं, इसका थ्रू भी तो हम लोग को ये फेयर यूथ के बारे पता चल रहा है। फेयर यूथ तो सचमुच में हम और आपका सामने खड़ा नहीं है ना, हम लोग तो फेयर यूथ से जाके मिल नहीं सकते, बिकॉज ही इज़ डेड लॉन्ग लॉन्ग एगो, मोर देन 400 ईयर्स एगो ही इज़ डेड। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड हिम। अभी उसको मिलना तो पॉसिबल है नहीं, अभी उसको देखना सुनना कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना खूबसूरत तरीके से, इतना नायाब तरीके से, इतना इफ़ेक्टिवली शेक्सपियर ने अपना पोएम में उनका डिस्क्रिप्शन दे के गए हैं, जैसे हम लोग को पढ़ करके ही लग रहा कि हाँ, हम लोग फेयर यूथ को समझ पा रहे हैं, फेयर यूथ का ब्यूटी को सेंस कर पा रहे, फेयर यूथ, और फेयर यूथ के लिए शेक्सपियर के दिल में जो कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल इमोशंस और लव था उसको भी सेंस कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से पोएट का मास्टरी को ही दिखाता है, पोएट का स्किल को ही दिखाता है कि शेक्सपियर कितना बढ़िया से लिख के गए हैं कि हज़ारों हज़ारों सालों तक, लाखों लाखों सालों तक, जब तक इंसान इस पोएम को पढ़ेगा तब तक फेयर यूथ जैसे एक जिंदा उनका मेमोरी में बन करके रहेगा।
ओके। और इतना ज़िंदा मेमोरी वो क्रिएट करके गए हैं जिसको ना तो कोई युद्ध तबाह कर सकता है, ना कोई हिंसा तबाह कर सकता है, इवन गॉड ऑफ वॉर मार्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओके, दैट इज़ द पावर ऑफ पोइट्री। अगेंस्ट, अच्छा यहाँ पे ए तो नहीं लिखा है, यहाँ पे अगेंस्ट लिखा है, लेकिन उसके पहले देखिए एक अपोस्ट्रॉफी है। तो जब भी ऐसा अपोस्ट्रॉफी आपको दिखाई देगा तो समझ लीजिएगा ये एक्चुअली एक बड़ा वर्ड है, इसको थोड़ा ट्रिम करके कट करके छोटा कर दिया है पोएम का जो मीटर है उसको एडजस्ट करने के लिए। जनरली जो शेक्सपियरियन सॉनेट्स हुआ आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ होता है, ठीक है। पेंटामीटर यानी 10 सिलेबल, 1 मीटर यानी 2 सिलेबल, तो पेंटा यानी 5 मीटर यानी 5 दूनी 10 सिलेबल। और आयम्बिक यानी पहला अनस्ट्रेस्ड होता है, पहला जो सिलेबल होता है वो थोड़ा सा कम फोकस रहता है, दैट इज़ अनस्ट्रेस्ड। और ठीक है, उसका बाद वाला जो सिलेबल रहता है वो थोड़ा ज़ोर से उच्चारित होता है, उसमें थोड़ा फोकस स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। तो ये स्ट्रेस्ड, सॉरी पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस, ये पैटर्न को बोला जाता है आयम्बिक। और क्योंकि 10 सिलेबल है इसलिए पेंटामीटर। तो आयम्बिक पेंटामीटर में शेक्सपियरियन सोनेट्स लिखा हुआ है। और कभी कभी शेक्सपियर क्या करते हैं, या उन ज़माने एलिजाबेथन और भी सोनेटर्स जो करते थे, कभी कभी मीटर को बैलेंस करने के लिए, कभी अगर देखें कि पहला लाइन में 10 सिलेबल हो रहा, अगला लाइन में शायद 11 सिलेबल या 12 सिलेबल हो जा रहा, तो उसको 10-10 बराबर करने के लिए कभी 1-2 सिलेबल काट करके उसके जगह ऐसे अपोस्ट्रोफी मार्क दे दिया जाता था। ओके, तो ऐसा बात नहीं है कि ये गलत लिखा गया है, कि जानबूझ के लिखा गया है, मतलब दिस इज़ अ टेक्निक ऑफ बैलेंसिंग द मीटर। ओके, तो अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी, तो डेथ का खिलाफ, मृत्यु का खिलाफ, और ऑल ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस यानी फॉरगेटफुल, भुला देना, मेमोरी से हटा देना, हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट कर देना। एनमिटी, एनमिटी यानी द फीलिंग्स ऑफ बीइंग एनिमी, ठीक है, एक शत्रुता। ओके, ठीक है ना। सो ऑल, अच्छा यहाँ ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि इसका भी 2-3 लेवल का अलग अलग मीनिंग हम लोग इससे समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो मीनिंग ये निकल के आता है कि ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी यानी सब कुछ भुला देने वाला, ऐसा एक शत्रुता, ऐसा एक एनमिटी जो सब कुछ भुला देता है, नंबर 1। एक और जो मीनिंग निकल के आता है ये है कि ऐसा एक एनमिटी, ऐसा एक शत्रु जो खुद सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। डेथ, यहाँ एक्चुअली डेथ एंड टाइम का बारे बताया गया है। डेथ का बारे तो पहले ही मेंशन कर दिया कि अगेंस्ट डेथ, यहाँ टाइम है। ये ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी कौन है, सबका शत्रु, पूरा मानवता का शत्रु कौन है, टाइम। वाई? बिकॉज टाइम इज़ वेरी क्रूअल। टाइम डजेंट स्पेयर एनीथिंग, बी इट स्ट्रॉन्ग, बी इट वीक, चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे वो अगली हो, चाहे वो काइंड हो, चाहे वो क्रूअल हो, किसी को टाइम नहीं छोड़ता। टाइम का पंजे से कोई नहीं बच सकता, टाइम का वार कभी खाली नहीं जाता है। ओके, दैट इज़ वाई टाइम इज़ वेरी क्रूअल, ठीक है। और वो सबको भुला देता है, क्योंकि बस टाइम के पास उतना किसी को जगह देने के लिए उसका समय नहीं है। टाइम इटसेल्फ हैज़ नो टाइम टू स्टॉप फॉर एनीबडी, स्टॉप फॉर एनीथिंग। टाइम कभी रुकता नहीं है। तो एक तरीके से वो खुद भी कभी किसी को याद नहीं रखता, और किसी को, और मतलब दूसरों लोगों को, मतलब मानवता को, पूरा मनुष्य जाति को भी वो कभी किसी को याद रखने देता नहीं, क्योंकि इतना जल्दी वो एक चीज़ को मिटा देता है, सिर्फ फिज़िकली नहीं, फ्रॉम द मेमोरी एज वेल। आप देखिएगा कोई भी चीज़ में, नॉर्मल चीज़ का अगर हम लोग बात करें कि कोई व्यक्ति का डेथ हो गया, या कोई भी कुछ चीज़ था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो हम लोग का दिमाग में कितना ही दिन तक रहता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति का भी अगर मृत्यु हो जाए तो बहुत कम ही लोग हैं जो उसको ज़्यादा दिन तक याद रखते हैं, थोड़ा दिन बाद सब कोई भूल जाता है। या कोई चीज़ भी, कोई फेमस चीज़ हो, या कोई भी चीज़ अगर थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई घर था उसको हटा दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। या फिर कहीं पे कुछ चीज़ बन रहा था उसको हटा दिया गया, उड़ा दिया गया और डिस्ट्रॉय हो गया, कोई भी मतलब कैलेमिटी से हो, या बाढ़ से हो, भूकंप से हो, कोई भी चीज़ से धंस गया, तो कितना दिन तक आदमी उसको याद रखता है। तो टाइम का यही पावर है, टाइम इज़ डबल डिस्ट्रक्टिवनेस। टाइम 2 तरीके से तबाह करता है, एक तो वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस को मिटा देता है, और उसका ऊपर फिज़िकल एग्जिस्टेंस का जो मेमोरी था, जो याद था, याद को भी तबाह कर देता है। इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी बोला गया है। लेकिन शेक्सपियर का पोइट्री का पावर इतना ज़्यादा है, शेक्सपियर्स राइम इज़ सो पावरफुल कि वो टाइम भी उसका याद को नहीं मिटा सकता है। दैट इज़ वेयर पोइट्रीज पावर लाइज। Shall you pace forth, your praise shall still find room.
तो ये जो ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी है, ये सब भुला देने वाला, सब कुछ चीज़ तबाह कर देने वाला, याद मिटा देने वाला शत्रु टाइम है, और ये जो ऑल क्रूएल डेथ है, इनका खिलाफ तुम आगे बढ़ोगे। यू शैल पेस फोर्थ मतलब स्टेडी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना, एकदम तेज़ी से आगे बढ़ना, कोई चीज़ का वार को हटाते हुए, काटते हुए आगे बढ़ना। तो टाइम भी तुम पे वार करेगा, डेथ भी तुम पे वार करेगा, लेकिन तुमको कुछ नहीं, तुमको खरोच तक नहीं आएगा। तुम वो लोग का वार को, वो लोग का अटैक को काटते हुए सीधा आगे अपना स्टेडीनेस रख करके आगे बढ़ोगे। योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम। तुम्हारा जो प्रेज है, तुम्हारा जो एडमिरेशन है, सब लोग तुम्हारा जो तारीफ़ करेंगे, वो हमेशा हमेशा रहेगा। डेथ का अलावा भी, मतलब डेथ तुमको छूने के बावजूद तुम्हारा प्रेज़ को नहीं ख़त्म करेगा। तुम्हारे मरने का बाद भी, तुम्हारा बॉडी का डिस्ट्रॉय होने का बाद भी हमेशा के लिए तुम्हारा प्रेज़ आता रहेगा। तुम धरती में जब नहीं भी रहोगे तब भी तुम्हारा एडमिरेशन होता होगा, होते रहेगा हमेशा के लिए। जब तक इंसानियत टिकी रहेगी तब तक होते रहेगा। इसको ना टाइम स्टॉप कर सकता है, ना डेथ स्टॉप कर सकता है। इसको भुलाने का क्षमता किसी में नहीं है। Nobody can stop it. Even in the eyes of all posterity, posterity मतलब होता है द कमिंग जनरेशंस, ओके, द नेक्स्ट, द फ्यूचर जनरेशंस। तो आगे का, जाहिर सी बात है, आप सोचिए ना, अभी का हालात आप सोचिए कि अभी 2023 चल रहा, शेक्सपियर और फेयर यूथ का टाइम 4 शतक से ज़्यादा पार हो चुका है। इट हैज़ बीन मोर देन 4 सेंचुरीज, मोर देन 400 ईयर्स। ओके, आप खुद सोचिए कि 400 साल पहले का शेक्सपियर का टाइम का कितना आदमी और कितना चीज़ अभी तक फिज़िकली ज़िंदा है और कितना चीज़ का याद ज़िंदा है, आप खुद को ही समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत कम ही व्यक्ति और बहुत कम ही चीज़ होगी जो अभी तक ज़िंदा है, जिसका यादें ज़िंदा है। ओके, मैक्सिमम 99% का यादें भी तबाह हो गए होंगे। क्यों? बिकॉज टाइम हैज़ डिसमेंटल्ड देम, टाइम हैज़ डिलीटेड देम। लेकिन शेक्सपियर भी अभी भी ज़िंदा है, शेक्सपियर का फेयर यूथ भी अभी तक ज़िंदा है। और शेक्सपियर, अच्छा, ये दोनों क्यों ज़िंदा है? बिकॉज दे टू हैव बीन गिवन लाइफ बाय शेक्सपियर्स पोएम। अपना पोएम लिख जा कर के सिर्फ वो अपना फेयर यूथ को ही यहाँ अमरत्व या अपना फेयर यूथ को ही यहाँ पे इमोर्टलाइज़ नहीं कर गए हैं, उसके साथ वो खुद को भी इमोर्टलाइज़ करके गए हैं। जब भी हम लोग ये पोएम पढ़ते हैं, हम लोग फेयर यूथ को तो जानते ही हैं, उसका तो एक लिविंग इमेज हम लोग के सामने क्रिएट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ शेक्सपियर का भी स्किलफुलनेस, शेक्सपियर का भी इमेजिनेशन, शेक्सपियर का भी क्रिएटिविटी हम लोग को मोहित करता है। हम लोग उससे भी बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और होते रहेंगे। तो एक तरीके से ये जो ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी है और शेक्सपियर का जो पावरफुल राइम है, ये दोनों एक दूसरे के राइवल है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रैरी है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ जैसे एक वॉर में आए हैं। ठीक है, उसका भी डबल डिस्ट्रक्शन पावर था और इसका शेक्सपियर का पोएम का भी डबल हीलिंग पावर है। एक तो ये फेयर यूथ का याद को ताज़ा रखा है और एक ये शेक्सपियर का खुद का याद को भी ताज़ा रखा है। यही है डबल इमोर्टलाइजिंग पावर ऑफ पोइट्री, विच हैज़ बीन सक्सेसफुली काउंटर द डबल डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी। ओके, that wear this world out to the ending doom। तो जो इस मतलब जो पोस्टरिटी, जो आने वाला जनरेशन्स है, ये कब तक आने वाला जनरेशन्स तुमको याद रखेगा? फेयर यूथ तुम्हारा प्रेस कब तक आने वाला जनरेशन करता रहेगा? जब तक कि दिस वर्ल्ड वेयर्स आउट इनटू द डूम। वेयर आउट मतलब तबाह हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, डीके हो जाना। ठीक है, और डूम यानी यहाँ पे जजमेंट डे का बात किया जा रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली एक क्रिश्चियन रेफरेंस है, एक बिब्लिकल मिथ है कि एक दिन आएगा जिसको क़यामत बोला जाता है। क़यामत का दिन, जिस दिन दुनिया तबाह हो जाएगा, वर्ल्ड विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड। और जितना भी इंसान दुनिया बनने के बाद से, जितना भी इंसान आज तक दुनिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, सारे इंसान का जो स्पिरिट है वो फिर से राइज़ करेगा, गॉड के सामने आएगा और उनका विचार होगा। देन देयर जजमेंट विल बी डन। जो अच्छे काम किए हैं दे विल गो टू हेवन, और जिनका पाप का घड़ा ज़्यादा होगा दे विल सफ़र इनटू द एवर लास्टिंग हेल फायर। ठीक है, तो इसको जजमेंट डे बोला जाता है, लास्ट जजमेंट। तो यहाँ एंडिंग डूम मतलब वही क़यामत, वही जजमेंट का बात, डे का बात किया जा रहा है कि वो क़यामत का दिन तक, जब तक दुनिया तबाह नहीं हो जाती, जब तक क़यामत का दिन नहीं आ जाता,
तब तक तुमको याद किया जाएगा, तब तक तुम्हारा प्रेज़ किया जाएगा। देयर विल बी नो एक्सेप्शन टू दैट। सो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज। देखिए जजमेंट का फिर से यहाँ पे बात किया गया कि जितना देर तक वो मतलब जब तक जजमेंट होगा और तुम फिर से उठोगे। क्यों तुम फिर से उठोगे? क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि जजमेंट डे में आज मतलब दुनिया क्रिएट होने के बाद जितना भी आदमी इसमें जन्म ग्रहण किया है, जितना भी आदमी ज़िंदा रहे हैं, सारे आदमी का स्पिरिट जाएगा जजमेंट के लिए। तो शेक्सपियर का फेयर यूथ जो है वो भी तो मतलब दुनिया में इंसान के तौर पे जन्म लिए थे, तो उनका भी स्पिरिट उठेगा, जैसे शेक्सपियर का भी उठेगा, जैसे हम लोग सबका उठेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन मिथोलॉजी। ओके, सबका उठेगा। तो जिस दिन तुम्हारा स्पिरिट ऊपर उठेगा, जिस दिन तुम उठोगे दोबारा जजमेंट डे के लिए, आखिरी जजमेंट के लिए फैसला सुनने, उस दिन तक सब कोई। अच्छा, इसी को फाइनल क्यों माना गया? क्योंकि इसके बाद तो और कुछ है ही नहीं। जब दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा, जब दुनिया ही तबाह हो जाएगा, तब कोई तो इंसान बचेगा ही नहीं पोइट्री पढ़ने के लिए, है ना। तब तो पोइट्री का अस्तित्व भी तब मतलब तब पोइट्री का कोई नीड ही नहीं रहेगा। अगर दुनिया ही नहीं रहेगा तो पोइट्री पढ़ेगा कौन, है ना। पोइट्री तो तब तक ज़िंदा है जब तक पोइट्री का नीड ज़िंदा है, जब तक इंसान है तब तक पोइट्री पढ़ा जाएगा। इंसान नहीं रहेगा, दुनिया नहीं रहेगा तो पोइट्री कौन पढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए जब तक इंसान ज़िंदा रहेगा, जब तक दुनिया ज़िंदा नहीं रहेगा, क़यामत का दिन से एकदम आखिरी मोमेंट तक, तब तक तुम्हें याद किया जाएगा। यू लिव इन दिस, तुम ज़िंदा रहोगे इसमें, इसमें यानी कि इसमें, मेरा लिखा हुआ वर्ड्स में, मेरा लिखा हुआ पोएम में, पावरफुल राइम, ठीक है, मेरा ताकतवर शक्तिशाली पोएम में तुम ज़िंदा रहोगे। एंड ड्वेल इन लवर्स आइज़। ड्वेल मतलब कि लिव, ठीक है, मतलब ज़िंदा रहना है, एक तरह से देखिए स्टे करना। लवर्स आइज़, ठीक है, तो जो प्यार करने वाले हैं, जो लवर एंड बिलवड हैं, उनके आँखों में तुम बसे रहोगे, उनके आँखों में तुम ज़िंदा रहोगे। अब यहाँ पे कौन सा लवर बिलवड का बात किया जा रहा? एक्चुअली यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लवर या बिलवड का, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कपल का बात नहीं किया जा रहा कि देखिए मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स के बाद यहाँ बात किया जा रहा है, या मिस्टर एंड मिसेस पैट्रिक का बात किया जा रहा है। ऐसे कोई विशेष को या कपल का बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा। यहाँ पे इन जनरल लवर्स का बात किया जा रहा। हर जनरेशन में लाखों करोड़ों लवर्स बिलवड आए हैं, अभी भी हैं और आते रहेंगे। तो वो सबके आँखों में तुम राज करोगे, वो सबकी आँखों में तुम बसे रहोगे, क्योंकि सारे लवर्स बिलवड जब मेरा इस लव पोएम को पढ़ेंगे, जब इस लव पोएम से वो लोग इंस्पिरेशन लेंगे, तब 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 तुम्हारा ब्यूटी, तुम्हारा लवलीनेस, तुम्हारा पावर, तुम्हारा रिस्पेक्ट, सब कुछ जो मैंने बहुत खूबसूरती से मेरे पोएम में लिख के गया हूँ मैं, जब जब लवर्स और बिलवड ऑफ एवरी जनरेशन इस पोएम को पढ़ेंगे, तब तब उनका आँखों का तारा बन के तुम रहोगे, उनका एक मिसाल बन के तुम रहोगे, उनका आँखों में, उनका अंदर, उनका ड्रीम में, उनका लाइफ में तुम ज़िंदा रहोगे। ओके, एक तरीके से ये जो एंडिंग कपलेट है, ये सोनेट 18 का भी एक तरीके से रिपीटेशन है, या सोनेट 18 का याद दिला देता है। जैसे सोनेट 18 में यानी शैल आई कंपेयर थी विद द समर्स डे, वो भी बहुत फेमस शेक्सपियरियन सोनेट है, हालांकि उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट। तो उसका जो आखिरी कपलेट था, वहाँ पे भी बोला गया है कि सो लॉन्ग बेन लिव्स एंड मानी, जब तक आदमी ज़िंदा रहेंगे, जब तक आंखें देख सकेगी, जब तक आदमी, जब तक ज़िंदा रहेंगे, तब तक मेरा ये जो वर्स है, मेरा ये जो पोएम है, ये तुमको ज़िंदा करता रहेगा, ये तुमको रीलिव करता रहेगा। तो यहाँ पे कुछ वही बताया गया कि हमेशा हमेशा हर जनरेशन में, हर लवर्स, हर बिलवड का दिल में तुम ज़िंदा होते रहोगे, होते रहोगे, कब तक? क़यामत तक। ओके, तो ये था ये सोनेट का पूरा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पोएट ने अपना फेयर यूथ को ही इमोर्टलाइज़ नहीं करके गए, वो अपने आप को भी एक तरीके से इमोर्टलाइज़ करके गए हैं, और पूरा पोइट्री को ही एक तरीके से इमोर्टलाइज़ करके गए हैं, पोइट्री का पावर को इस्टेब्लिश करके गए हैं कि पूरा डेथ और टाइम जिसका सामने सब घुटने टेक देते हैं, बस एक मात्र एक ऐसा चीज़ है जो इन दोनों को एकदम हरा सकता है, वो है कौन? कोई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ पोइट्री, सिर्फ़ और सिर्फ पावरफुल राइम। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको अगर कोई
और टॉपिक में या कोई पोएम में कुछ भी चीज़ में आपको इंपॉर्टेंट में हेल्प चाहिए होगा, जिसमें एक्सप्लेनेशन आपको नीड होगा, तो प्लीज़ 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 कमेंट डाउन बिलो. वी विल मेक श्योर टू मेक एंड अपलोड वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल. और अगर आप हम लोग का पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपको कुछ भी हेल्प होता है, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, मोर वीडियोज़ आर coming up. Stay tuned. Thanks for watching.